तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मौलिक अधिकार भाग 3 का आर्टिकल 12 और 13। आज हम लोग देखेंगे समानता के अधिकार को देखेंगे। ये मौलिक अधिकार में हम लोगों को 6 टाइप के राइट अभी हैं, पहले 7 टाइप के राइट थे। और मैंने ये भी बताया था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके हम लोगों ने कानूनी अधिकार 300 अनुच्छेद 300A में रख दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं 6 प्रकार के अधिकारों को देखते हैं। तो 6 प्रकार के अधिकारों को शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग ये देख सकते हैं। सम, स्व, शोध, शिक्षा। इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे। सम, स्व, शोध, शिक्षा। सम से हम देखेंगे तो समानता का अधिकार हो जाता है, समानता का अधिकार हो जाएगा। स्व से स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये शिक्षा का अधिकार देखेंगे, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो समानता का अधिकार अगर हम लोग देखेंगे तो ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अगर हम लोग देखेंगे तो ये आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार देखेंगे तो ये 23 और 24 आर्टिकल है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर हम लोग देखेंगे तो ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29 और 30 में दिए गए हैं। फिर से देखेंगे तो यहाँ पर सम, स्व, शोध, शिक्षा। सम, स्व, शोध, शिक्षा। सम से हम लोग समानता का अधिकार, स्व से स्वतंत्रता का अधिकार, शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शिक्षा से शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18, 19 से 23 तक ऐसे करके हैं। अब हम लोग आर्टिकल 14 को देखते हैं। आर्टिकल 14 को देखते हैं। आर्टिकल 14 हम लोगों को समानता का अधिकार बताता है। समानता के अधिकार में हम लोग देख रहे हैं, समानता के अधिकार में हम लोग आर्टिकल 14 देख रहे हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, और इसी में हम लोग आर्टिकल 14 देख रहे हैं। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता या फिर कानून के समक्ष समानता के बारे में बताता है। विधि के समक्ष, विधि मतलब कानून के समक्ष, विधि के समक्ष समानता मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष समानता के बारे में बताता है। कानून के समक्ष, अगर कानून के समक्ष अगर देखेंगे तो अगर किसी को सजा वगैरह होता है, सजा होता है तो वो 2 टाइप के मामलों में हो सकता है। एक तो फौजदारी मामला और एक दीवानी मामला। फौजदारी मामले में मारपीट रहता है और दीवानी मामलों में विवाह संबंधी समस्याएं या फिर जमीन जायदाद की संबंधी समस्याएं। अगर यहाँ पर अगर अपवाद देखेंगे, एक्सेप्शन अगर देखेंगे तो फौजदारी मामलों में राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर राष्ट्राध्यक्ष को फौजदारी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये लोगों को आर्टिकल 361 के 61 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मतलब गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। मतलब ये तो कानून के समक्ष समानता है, परंतु फिर राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्राध्यक्ष को विशेष छूट दी गई है कि फौजदारी मामलों में इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और दीवानी मामलों में तो हम लोग जानते हैं कि गिरफ्तारी होता ही नहीं है। ये भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति होती है, या फिर राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान होती है। इस कारण से इन लोगों को पद में रहते हुए फौजदारी मामलों पे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दीवानी मामलों में अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे विवाह संबंधी समस्याएं जो है मुसलमानों के लिए अलग होता है, मुसलमानों के लिए अलग होता है, सिखों के लिए अलग होता है, और हिंदुओं के लिए अलग प्रकार का अधिनियम है। मुसलमानों को शरीयत के हिसाब से सज़ा या फिर शरीयत के हिसाब से बताया जाता है, मतलब सज़ा सुनाई जाती है। सिखों को आनंद विवाह के हिसाब से, जो कि 2012 में संशोधित हुआ था इसका बुक। और फिर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो आया था, उसके हिसाब से हिंदुओं को सज़ा सुनाया जा सकता है, या फिर सज़ा नहीं बोल सकते तो कुछ
कानून इसी के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से, आनंद विवाह या फिर इसके हिसाब से चलती है। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 14 से। इसमें और देखेंगे तो एमएलए, जैसे कि एमएलए या फिर एमपी अगर विधानमंडल या फिर संसद के अंदर किसी को मारपीट देते हैं तो उसके खिलाफ भी हम लोग फौजदारी मुकदमा दायर नहीं कर सकते। फौजदारी मुकदमा तभी दायर कर सकते हैं जब यहाँ पर इसका स्पीकर इसकी परमिशन देता हो। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 में देखेंगे तो सामाजिक समानता के बारे में बताया गया है। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता का मतलब क्या हो गया कि भारतीय नागरिकों के साथ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भारतीयों के साथ, भारतीय नागरिकों के साथ जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर या फिर जन्म स्थान या जाति के आधार, जाति या और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब सामाजिक समानता के बारे में बात करता है आर्टिकल 15। मतलब भारतीय नागरिकों को, यहाँ पर देखेंगे तो भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30 ही मिले हुए हैं। मतलब पूरे मौलिक अधिकार में अगर हम लोग देखेंगे तो ये 5 प्रकार के एक्स्ट्रा अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। ये अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं मिलते। मतलब आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये विदेशियों को नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो भारतीय नागरिकों को जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किए जा सकते हैं। इसका अपवाद को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सेप्शन में अगर देखेंगे तो जाति के आधार पर हम लोगों के साथ भेदभाव होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो ST, SC या फिर OBC कम्युनिटी को विशेष प्रकार के छूट दिए गए हैं। ओबीसी को आर्टिकल 335 के तहत बहुत सारे छूट, आरक्षण बोल सकते हैं, रिजर्वेशन दिया गया है और इसको आर्टिकल 340 के तहत रिजर्वेशन दिया गया है ओबीसी को। ओबीसी में अगर हम लोग देखेंगे तो ओबीसी में सबसे पहले 1953 में काका कालेकर ने बताया था कि ओबीसी को आरक्षण की ज़रूरत है, बट उसने बताया था 52% आरक्षण होना चाहिए ओबीसी के लिए। तो इस सिफारिश को क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, क्योंकि आरक्षण 50% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद मंडल कमीशन आया था। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1719 में दी थी और बताया था कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देनी चाहिए। फिर उसके बाद 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने इसको क्या कर दिया था, अप्रूव कर दिया था। मतलब एक अधिकार बना दिया था, कानूनी अधिकार बना दिया था 1927 में पीवी नरसिम्हा राव ने। फिर इसके बाद 1993 में फिर इसको में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वाले कानून लाए गए थे। अब देख लेते हैं फिर से आर्टिकल 15 में, और एक चीज़ और देख लेते हैं तो जन्म स्थान के आधार पर भी थोड़े बहुत भेदभाव होते हैं। जैसे राज्य सरकार अपने गवर्नमेंट जॉब में क्या बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र मांग सकते हैं, वहाँ भारतीयों से ताल्लुक नहीं है। मतलब वो राज्य सरकार के पास एक्स्ट्रा पावर है बोल सकते हैं, या फिर राज्य सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए ये कानून बनाई है। आर्टिकल 15 सामाजिक समानता के बारे में बात करता है। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समानता के बारे में बताता है। मतलब किसी भी भारतीय नागरिकों के, यहाँ पर फिर से देखेंगे तो 16 में हम लोगों ने बताया था 16 भारतीय नागरिकों का एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। तो किसी भारतीय नागरिकों को
उसके जन्म स्थान, जाति या फिर वंश, लिंग, ये सब के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पर भी आर्टिकल 16 जो है 15 के तहत ही बोल रहे हैं, बट यहाँ पर क्या आता है, सरकारी नौकरी या फिर कोई जॉब में उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है इनके आधार पर। परंतु यहाँ पर भी देखेंगे तो राज्य सरकार जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती है। जैसे राज्य सरकार निवास प्रमाण पत्र संबंधी चीज़ों को मांग सकती है। जाति के हिसाब से विशेष प्रावधान में मैंने आर्टिकल 15 में ही बता दिया था कि एसटी और एससी को आरक्षण दिए गए हैं आर्टिकल 335 के तहत, ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया आर्टिकल 340 के तहत। लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर तो भेदभाव नहीं होता। लिंग के आधार पर देख सकते हैं तो महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण दिए गए हैं कुछ जगहों पे। 1/3 आरक्षण है, जैसे पंचायत चुनाव तो खैर लोक नियोजन वाली बात ही नहीं है उसमें। तो लिंग के आधार पर भी थोड़े बहुत भेदभाव हो सकते हैं, मगर ये नेगेटिव वे में ना हो करके पॉजिटिव वे में होता है। अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यहाँ पर देखेंगे तो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता शब्द से ही आदमी लोगों को घृणा होने लगती है, मतलब यहीं से लगता है कि ये घृणा वाली चीज़ है। इस कारण से यहाँ पर 1955 में तो यहाँ पर आर्टिकल 17 में हम लोग अस्पृश्यता का अंत देख रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे अस्पृश्यता का अंत 1955 में एक अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम बनाया गया था। अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम बनाया गया था। और यहाँ पर फिर से देखेंगे तो 1989 में SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया गया था। मतलब SC/ST के प्रोटेक्शन के लिए, अनटचेबिलिटी के कोई भी शिकायत के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लाया था। इसमें प्रत्येक जिला में अनुसूचित जनजाति कल्याण का एक थाना होगा, मतलब थाना होगा अनुसूचित जनजाति कल्याण का एक थाना होगा, जिसका थाना प्रभारी हमेशा DSP होगा। DSP रैंक का ही अधिकारी उसका क्या होगा, थाना प्रभारी होगा। प्रत्येक जिला में ये होता है। बस अस्पृश्यता के अंत में इतना ही है। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 18 को अगर देखेंगे तो ये उपाधियों का अंत है। मतलब आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता, सिवाय सेना संबंधी रैंक के और शिक्षा से। शिक्षा में अगर देखेंगे तो PhD अगर कोई है तो PhD लिखाता है उसके नाम के सामने, या फिर सेना में देखेंगे तो लेफ्टिनेंट या फिर मेजर वगैरह उसके नाम के सामने लिखाता है। परंतु इन दोनों के अलावा कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता। यहाँ पर देखेंगे तो एक टाइम था शायद तक 1983 में, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, 1983 में पाकिस्तान ने दिलीप कुमार को एक उपाधि देना चाहा जिसका नाम था निशाने इम्तियाज। तो ये दिलीप कुमार ने प्रेसिडेंट से पूछा कि क्या हम ये उपाधि ले सकते हैं, तो प्रेसिडेंट ने साफ मना कर दिया कि ये आप उपाधि नहीं ले सकते। मतलब याद रखिएगा कि कोई भी अगर उपाधि हमको लेना है तो हम लोगों को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लेना पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पर विदेशी व्यक्ति भी जो भारत में कार्यरत है, मतलब विदेशी व्यक्ति जो भारत में
गवर्नमेंट जॉब पे है मगर वो कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह बन के आया हुआ, तो वो भी विदेशों से उपाधि नहीं ले सकता बिना राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से। भारतीयों को भी यही है, भारतीय भी किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकते बिना राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से। मगर यहाँ पर देखेंगे तो उपाधि में भारत रत्न या पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मतलब पद्म पुरस्कार जो है, भारत रत्न या पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये सब आ जाते हैं। तो ये एक प्रकार का सम्मान है, ये एक प्रकार का क्या है, सम्मान है। ये उपाधि ना हो करके एक प्रकार का क्या है, सम्मान है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में कहा था। ये भी कहा था कि ये एक प्रकार का सम्मान है और ये अगर कोई व्यक्ति इसको उपाधि या फिर नाम के आगे लगाता है तो वो गलत है। मतलब वो नाम के सामने ये नहीं लगा सकते कि भारत रत्न डैश डैश, कुछ भी नाम अगर है तो भारत रत्न उसके सामने नहीं लगा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में कहा था। ये एक प्रकार का सम्मान है, उपाधि नहीं है। उपाधि के रूप में इसका प्रयोग ना करें। अब हम लोग देख लेते हैं फिर से आर्टिकल 12 में हम लोगों ने राज्य की परिभाषा देखा था। आर्टिकल 12 में हम लोगों ने क्या देखा था, राज्य की परिभाषा देखा था। आर्टिकल 13 में हम लोगों ने अल्पीकरण देखा था, कोई भी कानून का अल्पीकरण। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं अल्पीकरण। अब फिर उसके बाद समानता के अधिकार में हम लोगों ने देखा क्या चीज़, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज़, समानता का अधिकार में आर्टिकल 14 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विधि के समक्ष समानता। समानता के अधिकार में हम लोगों ने आर्टिकल 14 में पढ़ा था विधि के समक्ष अधिकार, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में हम लोगों ने सामाजिक समानता पढ़ा था, सामाजिक समानता। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन पढ़ लिए, लोक नियोजन। 17 में अस्पृश्यता का अंत पढ़े, अस्पृश्यता का अंत पढ़ लिए। और 18 में हम लोगों ने उपाधियों का अंत पढ़ा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे।